नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। एनएससीएल में पेमेंट डिफॉल्ट के कई महीनों बाद आज बड़ा एक्शन हुआ है। एनएससीएल के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट अमित मुखर्जी को गिरफ्तार कर दिया है, लेकिन बात यहां नहीं रुकती। जिग्नेश शाह और थॉमस मैसी ने अब एमसीएक्स एसएक्स से इस्तीफा दे दिया है। सेबी ने पूर्व एलआईसी चेयरमैन थॉमस मैथ्यू की नियुक्ति बोर्ड पर कर दी है और यू वेंकटरमन अब स्टॉक एक्सचेंज चलाएंगे। पहली नजर में तो ये एमसीएक्स एसएक्स को एनएससीएल की आंच से बचाने का ही तरीका लग रहा है। दूसरी बड़ी खबर आज की, 30 महीने में सबसे कम हुआ है व्यापार घाटा। सरकार ने तो वाहवाही बटोरना शुरू कर दिया है, लेकिन क्या करंट अकाउंट डेफिसिट की बड़ी चिंता अब वाकई कम हो रही है, खत्म हो रही है? इस पर करेंगे बात आगे। और कई हफ्तों से जिस खबर की चर्चा हो रही थी, आज उसका औपचारिक ऐलान हो गया है। भारतीय रिटेल और वॉलमार्ट ने अपना पार्टनरशिप खत्म कर दिया। अब वो अपना रिटेल बिजनेस खुद चलाएंगे, लेकिन नए पार्टनर की खोज वॉलमार्ट ने शुरू कर दी है। तो ये सब है आज आवाज एट 9 में। मैं हूं तमन्ना, मेरे साथ है विपिन भट्ट। तो तमन्ना ने आपको बताई आज की कुछ बड़ी खबरें, लेकिन और भी खबरें हैं जो बना रही हैं सुर्खियां, एक नजर उन पर भी। व्यापार घाटे में भारी कमी, सिलसिला शेयर बाजार, सेंसेक्स 265 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 6000 के पार गया। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी सस्ते किए कंज्यूमर लोन। त्योहारों के लिए ऑटो लोन पर केवल 10.5% का ब्याज। आसियान के लिए भारत एक अलग राजदूत करेगा नियुक्त। कल से शुरू होने वाले समिट में आसियान देशों से व्यापार और निवेश बढ़ाने पर रहेगा जोर। राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेने के संकेत दिए। मनमोहन सरकार के कामकाज से खुद को अलग दिखाने की कोशिश की। सैमसंग ने लॉन्च किया अनोखा फोन, पहली बार दुनिया ने देखा कर्व स्क्रीन वाला हैंडसेट। त्योहारों पर खरीदारी का जोश भुनाने में जुटे हैं ऑनलाइन रिटेलर, जमकर दे रहे हैं ऑफर और छूट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। एनएससीएल मामले में आज एक्शन तेज हो गया है। एनएससीएल मामले में आज पहली गिरफ्तारी हुई है। जिग्नेश शाह ने एमसीएक्स एसएक्स बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। एक्सचेंज के एमडी जोसेफ मैसी ने भी अपना पद छोड़ दिया है। अब यू वेंकटरमन एमसीएक्स एसएक्स का कामकाज देखेंगे। दूसरी तरफ हमें यह भी जानकारी मिली है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के बोर्ड को भी नए सिरे से गठित किया जा सकता है। और एनएससीएल पर पूरा अपडेट देने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय और मुंबई से संवाददाता वीरेंद्र व्यास। इसके अलावा एनएससीएल मामले पर सरकार की भूमिका पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व आर्थिक सचिव डीके मित्तल। सबसे पहले खबर ले लेते हैं वीरेंद्र व्यास से। वीरेंद्र, एमसीएक्स एसएक्स के बोर्ड में कितने बड़े बदलाव हुए हैं और इसका मकसद क्या नजर आ रहा है? जी देखिए, सेबी ने जो एमसीएक्स एसएक्स हैं उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजीएम बुलाने को कहा और सेबी नहीं चाहता है कि चूंकि एनएससीएल स्कैम इतना बड़ा हुआ है तो उसके कारण जो है किसी तरह की दिक्कत यहाँ पर हो, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस स्टॉक एक्सचेंज में आए, और इसी कारण जोसेफ मैसी और जिग्नेश शाह इन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके अलावा सेबी ने यह कहा है कि जो एलआईसी के पूर्व इंटरिम चेयरमैन जो थे थॉमस मैथ्यू, वो अब एक स्पेशल पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर होंगे एमसीएक्स एसएक्स में। साथ ही जो एमसीएक्स एसएक्स है उसका डे टू डे का जो कामकाज होगा उसको चलाने के लिए पब्लिक इंटरेस्टेड डायरेक्टर की एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी की मदद करेंगे एमसीएक्स एसएक्स के जो होल टाइम डायरेक्टर है यू वेंकटरमन। साथ ही हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि इस जो स्पेशल कमेटी बनेगी इसमें यूनियन बैंक के पूर्व जीएम वीके खन्ना, पीएनबी के पूर्व जीएम पीके छोकरा, साथ ही आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर वी कामेशन और सेबी के पूर्व एडवाइजर एमवाई खान पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर होंगे। तो एक तरह से जो एमसीएक्स एसएक्स है उसका पूरा मैनेजमेंट बदल गया है। जी, इसके अलावा वीरेंद्र, आज एनएससीएल के वाइस प्रेसिडेंट को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी घटना है, क्या आरोप लगाए गए हैं उन पर? जी देखिए, जो एनएससीएल के बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं अमित मुखर्जी, इनको मुंबई पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा है उन्होंने गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। अमित मुखर्जी के को जो एनएससीएल में जिम्मेदारी थी नए ग्राहक और जो नई कंपनियां या जो ट्रेडर हैं उनको लाने की जिम्मेदारी थी, और इन पर ऐसा आरोप है कि जो मोहन इंडिया कंपनी है उन्होंने शायद जो एनएससीएल के अधिकारी हैं उनको घूस दी, इसी कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसमें आगे जाकर अब
जो NSCL के पूर्व MD और CEO है अंजनी सिन्हा, वहां पर उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही इसमें एक डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उन्होंने जो भी NSCL पूरा स्कैम हुआ है इसकी सारी जानकारी जो मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा है उनसे मांगी है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है वहां पर। जी वीरेंद्र, लक्ष्मण रॉय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, क्या मकसद नजर आ रहा है सरकार का इन पूरे चेंजेस में और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के खिलाफ भी? देखिए, MCX SX के बोर्ड में जो फेरबदल किया गया है उसका मकसद सिर्फ एक है कि NSCL में जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी आंच MCX SX तक ना पहुंचे, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि इसके प्रोमोटर और NSCL के प्रोमोटर एक ही थे, एक ही कंपनियां थी, एक ही लोग थे। ऐसे में उन लोगों के हाथ से मैनेजमेंट कंट्रोल एक तरह से बाहर लिया गया है। दूसरी बात, सरकार का ये भी मानना था, जो वित्त मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कि MCX SX में जो मैनेजमेंट कंट्रोल था वो उन लोगों के पास था जिनकी हिस्सेदारी काफ़ी कम थी। MCX के पास था जिनकी हिस्सेदारी 4.99% है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के पास था जिनकी हिस्सेदारी 4.99% है, लेकिन बाकी जो वित्तीय संस्थान जिनकी हिस्सेदारी कुल मिला के 87% तक है, उससे ज़्यादा है, उनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं था या फिर उनकी भागीदारी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इस बोर्ड में फेरबदल के जरिए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि इसमें उन लोगों की हिस्सेदारी भी हो, वित्तीय संस्थानों की हिस्सेदारी हो जिनकी हिस्सेदारी निवेशक के तौर पर बहुत ज़्यादा है, जिसमें IFCI है, यूनियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है और बाकी अलग के वित्तीय संस्थान हैं। अब जो अगला कदम हम देख सकते हैं, अगला कदम होगा कि MCX को कैसे बचाया जाए। कि MCX SX तो एक नया एक्सचेंज था, इसको बचाने पहली प्राथमिकता थी। MCX जो बहुत बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है, उसमें काफ़ी विदेशी निवेशक के भी पैसे लगे हुए हैं। ऐसे में सरकार नहीं चाहे कि इसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जिससे निवेशकों को गलत संदेश जाए। ऐसे में हम देख सकते हैं कि MCX के बोर्ड में भी ज़रूरी फेरबदल आने वाले दिनों में हो सकता है। जब फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया का जो नोटिस दिया गया है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन की तरफ से, उसका जवाब आएगा। जवाब से अगर FMC संतुष्ट नहीं होता है तो यहाँ भी जिग्नेश शाह और यहाँ पे FT को MCX से अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ सकती है अगर फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया उनके हाथ से निकलता है। तो अगला कदम हम देख सकते हैं MCX को बचाना सरकार की दूसरी पहली प्राथमिकता होगी। जी। और यहाँ पर MCX स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड में बदलाव के फैसले पर सरकारी नजरिया क्या है, ये जानने के लिए बात करते हैं आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव DK मित्तल से। मित्तल साहब, सेबी के कहने पर MCX SX में बड़े बदलाव हुए हैं, इसका क्या मकसद दिखता है आपको और ऐसा करने से क्या हासिल होगा? सेबी ने जो कहा था उनसे अपने मैनेजमेंट को चेंज करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि जो पुराना मैनेजमेंट था उसमें सेबी को लग रहा था कि उन्होंने प्रबंधन ठीक से नहीं किया, जिसकी वजह से ये फ्रॉड हुआ। तो मित्तल साहब, MCX SX में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बड़ी हिस्सेदारी है, इसका इस्तेमाल क्या निवेशकों को बचाने के लिए हो सकता है? देखिए, कंपनी की अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटी उतनी होती है जितनी उसकी कैपिटल होती है। उसके प्रमोटर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। ये कंपनी एक्ट के प्रोविजंस हैं और ये ग्लोबल प्रोविजंस हैं। वो अलग बात है कि अगर ये पाया जाए कि किसी ने फ्रॉड किया, मिस एप्रोप्रिएशन किया, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, वो एक अलग चीज है। उसके लिए प्रूफ होना चाहिए, उसके लिए पूरा ट्रेल होना चाहिए ट्रांजैक्शंस का, और तभी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जिस कंपनी ने उसमें कोई गड़बड़ी की है। जहां तक मिसमैनेजमेंट का प्रश्न है, उसमें ये तय करना कि इस मिसमैनेजमेंट के लिए उसकी पेरेंट कंपनी को पनिश किया जाएगा, वो बहुत ही मुश्किल कार्य होगा। जी मित्तल साहब, अब ऐसे में NSCL मामले का सॉल्यूशन क्या होगा, क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए यहाँ पे? इसके सॉल्यूशन 2-3 ही संभव हैं। एक, जो प्रमोटर्स हैं वो उतना पैसा लाएं अपने आप, उनको फोर्स नहीं किया जा सकता, उनको सजेस्ट किया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है कि वो लाएं, और वो खुद ये चाहें कि बिजनेस में रहना है तो हम लाएंगे। दूसरा, अगर वो लॉसेस कहीं से रिकवरेबल हैं तो वहां से रिकवर किए जाएं। और तीसरा तो ऑप्शन ये होगा कि जो लॉसेस हैं वो उसके हिसाब से वो एक्सचेंज सफर करेगा। तो काफ़ी लंबा समय या रास्ता तय करना होगा NSCL के जो इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स हैं और उनके पैसे वापस आने में। शुक्रिया मित्तल साहब हमसे बात करने के लिए, वीरेंद्र व्यास और लक्ष्मण रॉय। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आगे 6 साल बाद जुदा हो गई भारतीय और वॉलमार्ट की राह। और विदेशी व्यापार घाटे से मिली बड़ी राहत, दोनों ही खबरें इस ब्रेक के बाद हैं।
भारतीय वॉलमार्ट ने अपना रिटेल करार भारत के अंदर तोड़ दिया है। करीब 6 साल बाद दोनों कंपनियों ने आज अलग अलग कारोबार करने का फैसला लिया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी नीरज बाजपेयी से। नीरज, भारतीय वॉलमार्ट ने आज अपने फैसले के बारे में क्या कहा है अपने करार को तोड़ते हुए? देखिए, आज ये औपचारिक ऐलान किया गया कि भारतीय और वॉलमार्ट के बीच में जो जेवी है, जिसके जरिए रिटेल कारोबार में इनको उतरना था, वो औपचारिक तौर पे खत्म कर दिया गया है। सोमवार को CNBC आवाज ने आपको बताया था कि ये डील खत्म होने वाली है, जेवी टूट जाएगा और दोनों ही पार्टियां अलग होंगी। आज औपचारिक ऐलान आया। वॉलमार्ट ने कहा है कि वो भारती से पूरा जो कैश एंड कैरी का बिजनेस है उसका 100% स्टेक ले लेगा और वो चलाएगा, क्योंकि इसकी परमिशन है हिंदुस्तान में। वहीं जो दूसरी ओर रिटेल का बिजनेस है इनका, इजी डे करके, वो भारती के पास रहेगा और वो भारती रन करेगी, क्योंकि वो कोई विदेशी पार्टनर के साथ अभी नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज इसमें देखिएगा, जो एक इनकी सेडार इन्वेस्टमेंट कंपनी थी जिसके CCDs हैं, वो पूरे भारती को वापस खरीदने पड़ेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट आज की डेट में हुआ है। लेकिन दोनों ही लोगों ने अपनी जो प्रेस रिलीज जारी की है वॉलमार्ट और भारती की ओर से, उसमें कहा गया है कि दोनों ही लोग इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहेंगे और नए पार्टनर्स की तलाश भी करेंगे। वॉलमार्ट के बारे में पहले भी हमने कहा था कि वो एक नए पार्टनर की तलाश में लगे हुए हैं और आपको बता दूं, हाल फिलहाल में नहीं लेकिन पहले भी इनकी 2 बड़े रिटेलर्स से बातचीत हो भी चुकी है। उसमें से एक नाम रिलायंस रिटेल का भी था, जिनसे इनकी बातचीत हुई थी। ताज़ा डेवलपमेंट आगे होने होंगे, जो आपको देखने होंगे या हमें पता चलेंगे तो हम आपको रिपोर्ट करेंगे। लेकिन ये डेवलपमेंट आज का है कि दोनों ही अलग अलग तय करेंगे और भारती ने भी इंसिस्ट किया है कि वो भी इस बिजनेस में बने रहेंगे और एक नए पार्टनर की तलाश करेंगे और दोनों ही इस बिजनेस को जारी रखेंगे। नीरज, वॉलमार्ट भारती से अलग क्यों हुए? क्या मुख्य कारण है जो कंपनियां ने बताई है? देखिए, दोनों कंपनियों के बीच तलाक का बड़ा कारण यह है कि पिछले 1-1.5 साल से इनके बीच में डिस्प्यूट था और वो डिस्प्यूट इसलिए था कि सरकार ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम केसेस पाए थे, जिसकी वजह से जांच चल रही थी। ED भी जांच कर रहा था और रिजर्व बैंक की तरफ से भी इसमें जांच की गई थी कि और उनको ऐसा मानना था कि इसमें फंड गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है और वो सेडार के जरिए जो CCDs थे वही उसके असली वजह थे, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट किया गया था उसको कन्वर्ट करना था इक्विटी में, जो कि उस समय अलाउड नहीं था क्योंकि FDI रिटेल की लिमिट कम थी। तो ये एक विवाद था जिससे काफ़ी ज़्यादा खटाई पड़ी और इसकी वजह से कई सारे इनके ऊपर ब्राइबरी के आरोप भी लगे थे कि वॉलमार्ट ने अपने काम कराने के लिए लोकल अथॉरिटीज़ को ब्राइब किया। यही सारे डिस्प्यूट्स थे जिसकी वजह से राज जैन को कंपनी भी छोड़नी पड़ी थी वॉलमार्ट को। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक माहौल बना था। दूसरा, जिस समय ये फैसला लिया गया था, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया। अपोजिशन लीड यानी भाजपा लीड या दूसरी पार्टियों की लीड गवर्नमेंट ने इसको अलाउ नहीं किया। वहीं कांग्रेस जो लेड गवर्नमेंट्स हैं स्टेट्स में, उन्होंने अलाउ किया, लेकिन कोई भी प्लेयर आने को राजी नहीं हुआ क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी और अब यूनियन इलेक्शन है मई में, तो उससे पहले ऐसा नहीं लगता। तो ये जो एनवायरनमेंट पूरा था कंपनी का अपना और दूसरा पॉलिटिकल और पॉलिसी एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि अब ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा और 2 दिन पहले ही वॉलमार्ट के CEO ने कह दिया था कि ये रिश्ता अब जारी नहीं रहेगा। शुक्रिया नीरज। और भारतीय एंटरप्राइजेज ने वॉलमार्ट से अलग होने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनानी भी शुरू कर दी है। कंपनी ने पूर्व CEO राज जैन को सलाहकार नियुक्त किया है। वॉलमार्ट से अलग होने के बाद भारतीय एंटरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन राजन मित्तल ने कहा कि भारतीय वर्ल्ड क्लास रिटेल वेंचर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका भारतीय रिटेल के सभी फॉर्मेट्स में निवेश जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके पास अभी भी 212 स्टोर्स हैं और पूरा भरोसा है कि इनके साथ वो अपने बिजनेस को और बढ़ाएंगे और उनके ग्राहकों को खुश रखेंगे। वॉलमार्ट को उनकी तरफ से भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इधर वॉलमार्ट का कहना है कि भारती से अलग होने का फैसला सभी कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिसमें FDI का मुद्दा भी शामिल है। वॉलमार्ट भारतीय रिटेल के जरिए MBR में निवेश नहीं कर सकती थी। ट्रांजिशन अरेंजमेंट की शर्तें तय करने के लिए भारती से बात चल रही है। ट्रांजिशन की शर्तें तय होने के बाद ही वित्तीय ब्यूरो को दिया जाएगा। भारतीय और वॉलमार्ट के बीच कोई नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट नहीं है। भारत में अलग से कारोबार करेंगे। रिटेल फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट खत्म होगा। आगे चलकर वॉलमार्ट से सामान खरीदने का फैसला भारती लेगी। व्यापार घाटा 30 महीने में सबसे कम, इंपोर्ट 30 महीने के निचले स्तर पर और एक्सपोर्ट 6 महीने के ऊपरी स्तर पर। यह आंकड़े चौंकाने वाले तो हैं ही, करंट अकाउंट घाटे से जूझ रही सरकार के लिए बड़ी राहत भी देने वाले हैं। सोने और ऑयल इंपोर्ट में कमी और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में शानदार बढ़ोतरी व्यापार घाटे में कमी की सबसे बड़ी वजह है।
गोल्ड इंपोर्ट पर शिकंजा कसने और एक्सपोर्ट को राहत देने वाले कदमों का असर अब दिखने लगा है। पिछले महीने सितंबर में इंपोर्ट में 18% की गिरावट आई है। इंपोर्ट करीब 34 अरब डॉलर का रहा, जबकि एक्सपोर्ट 11% बढ़कर 27 अरब डॉलर के पार चला गया है, यानी सिर्फ पौने 7 अरब डॉलर का व्यापार घाटा। इंपोर्ट में भारी कमी और एक्सपोर्ट में अच्छी बढ़ोतरी का फायदा ये हुआ कि व्यापार घाटा 30 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। Trade deficit for the month of September 13 is the lowest in the last 30 months. As we close the year in March 14, we should be able to reach the target of $325 billion in exports that the government has set for us. इंपोर्ट घटने में सबसे अहम भूमिका रही सोने की। सितंबर में सोने और चांदी का इंपोर्ट अगस्त के मुकाबले 82% कम हुआ है। ऑयल इंपोर्ट भी 2012 के मुकाबले इस साल सितंबर में करीब 6% कम हुआ। दूसरी ओर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, टेक्सटाइल और एग्री प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मेरे ख्याल से इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। रुपए की गिरावट डेफिनेटली उसने मदद करी है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें इंपोर्ट कंटेंट नहीं है, जैसे कि टेक्सटाइल्स है या फार्मा है या एग्रो है, उसमें डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है। करीब आज की तारीख में भी करीब 15 से 16% रुपये में गिरावट आई है। इतना ही नहीं, जिस आयरन ओर के एक्सपोर्ट में गिरावट से सरकार चिंतित थी, उसमें भी भारी बढ़ोतरी होने लगी है। सितंबर 2012 के मुकाबले इस साल आयरन ओर के एक्सपोर्ट में 683% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इंपोर्ट में गिरावट और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी को आने वाले महीनों में कैसे जारी रखा जाए। अगर सरकार ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो चालू कारोबारी साल के अंत तक $350 बिलियन के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को पाना काफी आसान हो जाएगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और हमारे शेयर बाजारों ने आज दिखाया दम। अमेरिकी बाजारों का हाल भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। और स्टेट बैंक ने किरण आइटम के लिए लोन सस्ता किया, ये भी बताएंगे आगे। एक्सपोर्ट बढ़ने और व्यापार घाटा कम होने की खुशी आज शेयर बाजार में भी दिखी। कंज्यूमर लोन के लिए ब्याज दरें कम होने से भी बाजार का मूड बेहतर हो गया। सेंसेक्स आज 266 पॉइंट चढ़ गया, जबकि निफ्टी 6000 के ऊपर चला गया। काफ़ी शानदार तेजी आज बाजार में देखने को मिली, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ। और लगातार तीसरा दिन ऐसा है जब बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग डायरेक्शन में होती हुई दिखी। आज भी शुरुआत काफ़ी कमजोरी के साथ हुई। निफ्टी 5900 के लेवल के नीचे भी फिसला। सेंसेक्स भी 100 पॉइंट से ज़्यादा कमजोर था। वजह थी अमेरिका के कमजोर बाजार और रुपए की कमजोरी, साथ ही एफआईज की बिकवाली के आंकड़े। लेकिन मिड कैप शेयरों ने सुबह से थोड़ी सी मजबूती दिखाई और दिन के अंत तक वो मजबूत रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा और ट्रेड डेफिसिट के आंकड़े जो सितंबर महीने के आए वो बाजार की उम्मीदों से काफ़ी बेहतर थे, उसके बाद से खरीदारी लौटती हुई दिखी और शॉर्ट कवरिंग रैली ने बाजार को 6000 के पार पहुंचाया। दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास क्लोजिंग होने में आज मदद मिली। डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो वहां से भी थोड़ा सहारा आते हुए दिखा और बढ़ने वाले शेयरों की तादाद लगभग दुगुनी थी और वॉल्यूम्स कल के मुकाबले में काफी बेहतर, 1,37,000 करोड़ के आसपास। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं एक शानदार दिन जहां पर 6000 के ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिखी। और फिर से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने आज इस तेजी को लीड करने का काम किया। कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी और इंडसइंड जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली लगातार दूसरे दिन। वहीं पीएसयू बैंक्स भी आज रिकवर करने में कामयाब रहे। बीओबी, पीएनबी जैसे शेयरों से निफ्टी पर बढ़त आती हुई नजर आई। ऑयल एंड गैस के दो दिग्गज रिलायंस और ओएनजीसी से भी आज निफ्टी को सहारा मिला। लेकिन स्टार परफॉर्मर आज का अगर कोई एक सेक्टर था तो वो था रियल एस्टेट। डीएलएफ को देखिए 6% चढ़ाए। वहीं आईबुल रियल, एचडीआई, यूनिटेक जैसे मिड कैप शेयरों में 8% के आसपास की तेजी बनती हुई नजर आई। फार्मा शेयरों में डिफेंसिव खरीदारी होती हुई दिखी। सन फार्मा और ल्यूपिन जैसे शेयरों में, रेनबेक्सी में तेजी का आज दिन था। वहीं निफ्टी पर दूसरे शेयर जो चढ़ने में आगे रहे, जेपी एसोसिएट, एनएमडीसी, रिलायंस इंफ्रा जैसे हाई बीटा स्टॉक तो थे ही, लेकिन टाटा स्टील, एलएनटी, इन्फी जैसे शेयरों में भी अच्छी खरीदारी दिखी, खासतौर से इन्फी में नतीजों के पहले। खबरों के दम पर जिन शेयरों में बड़ा एक्शन दिखा, फ्यूचर रिटेल में यहाँ पर खबरें आई कि भारतीय और वॉलमार्ट का टाई अप टूट चुका है। इस खबर के दम पर इस शेयर में तेजी दिखी फ्यूचर रिटेल में। कावेरी सीड में बेयर क्रॉप साइंस स्टेक खरीद सकती है, स्टॉक में 7% का उछाल दिखा। पीटीसी इंडिया को यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पैसा मिला है, उसके बाद 5% की तेजी हुई। वहीं एपी पेपर ने डीलिस्टिंग खबरों से डिनाई किया और जीओएल ऑफशोर को एक बड़ा ऑर्डर मिला और इन खबरों के दम पर स्टॉक्स में बड़ा एक्शन नजर आया।
तो ये हुई भारतीय बाजारों की बात और अब देख लेते हैं कि हमारे बाजारों के लिए विदेशी बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजारों पर यहाँ नजर डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 9 दिन हो चुके हैं सरकारी शटडाउन के और उसका असर अब भी मार्केट्स पर है। अभी भी चिंताएं बरकरार है और यही कारण है कि तीनों इंडेक्स इस समय लाल निशान में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट नैस्डैक में करीब 1% के आसपास नीचे कारोबार करता है। और अब एक नजर डाल लेते हैं कमोडिटी बाजारों में, जहां कच्चे तेल में काफी गिरावट नजर आ रही है। ब्रेंट क्रूड पर करीब 1.5% की गिरावट, यहां पर नाइमेक्स क्रूड में करीब 2% की गिरावट नजर आ रही है। सोने का हाल देख लेते हैं। सोने में यहां उतार चढ़ाव पिछले कुछ दिनों से दिख रहा था, काफी तेजी में भी था सोने इस हफ्ते की शुरुआत में, लेकिन इस वक्त 2% नीचे सोना दिख रहा है। गोल्ड MCX में भी 1.5 से 2% की गिरावट नजर आ रही है। यही ट्रेंड चांदी में और गहराया है। चांदी में 2 से 2.5% के बीच में गिरावट। आपके त्योहारों में रंग भरने के लिए स्टेट बैंक ने आज कार, टू व्हीलर और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन सस्ता कर दिया है। ये कटौती 7 अक्टूबर से 31 जनवरी तक लागू रहेगी। अब स्टेट बैंक से आपको कार लोन 10.5% पर मिलेगा। अब तक स्टेट बैंक कार लोन के लिए 11.25% का ब्याज लेता था। इसके अलावा कार लोन पर प्रोसेसिंग फीस भी स्टेट बैंक ने घटा दी है। अब कार लोन पर फ्लैट 500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस के तौर पर लगेगी। इसके अलावा स्टेट बैंक ने टू व्हीलर और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पर ब्याज दर घटाकर 12% के करीब कर दी। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे जितने कस्टमर्स हैं वो खुश रहे। इस त्यौहार की सीज़न में उन लोग को जो ज़रूरी हो वो उन लोग ले पाए। हम लोग उसकी कोशिश पे हैं। ये लिमिटेड टाइम के लिए होगा। हम लोग जो सोच रहे हैं कि ये फेस्टिव सीज़न हो जाने यानी दिसंबर यानी और मैक्सिमम जनवरी तक हम लोग इसको देंगे। होम लोन्स अगर आप देखें तो आज भी मार्केट में हमारी होम लोन सबसे सस्ती है, तो इसलिए होम लोन की कटौती हम लोग नहीं सोच रहे हैं। कंज्यूमर लोन सस्ता होने से कई कंपनियों को अपनी बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। उधर व्यापार घाटा कम होने से भी इकोनॉमी को राहत मिलेगी, लेकिन चिंताएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। कल ही IMF ने भारत का ग्रोथ टारगेट 4% से भी कम कर दिया है। इकोनॉमी की चुनौतियों पर बात करने के लिए अब हमारे साथ है कोटक महिंद्रा बैंक के वाइस चेयरमैन उदय कोटक। कोटक साहब, स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। फिलहाल IMF ने ग्रोथ टारगेट घटा दिए हैं। आपके मुताबिक इकोनॉमी को लेकर क्या सबसे बड़ी चिंताएं हैं इस वक्त? मेरे बेस केस एजम्पशंस है GDP ग्रोथ 4 to 4.5%, लेकिन पॉजिटिव मॉनसून और इलेक्शन स्पेंडिंग कैन पुश दिस ग्रोथ अप अ लिटिल मोर। जी सर, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन स्पेंडिंग बढ़ेगी, लेकिन कितनी कंट्रीब्यूट करेगी? क्या इतनी होगी कि इससे कुछ सहारा मिल पाएगा? लोकसभा इलेक्शंस will be determined by very significantly by the outcome of the state elections. 4 मेजर स्टेट इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़। उनके परिणाम पर लोकसभा इलेक्शंस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा और मार्केट वो परिणाम को देखकर आगे डिसाइड करेगी किस दिशा में जाना। जी कोटक साहब, थोड़ा ट्रैक बदलते हुए PSU बैंकों ने इंटरेस्ट रेट्स घटाए हैं कुछ ही समय के लिए, क्या आप भी इनके लीड को फॉलो करेंगे? हमारी ये व्यू है कि जब रेट्स RBI ने बढ़ाए तब हमारी बैंक ने 300 बेसिस पॉइंट्स के सामने 25 बेसिस पॉइंट्स ही खाली बढ़ाया था। इसलिए अभी जब RBI रेट घटा रही है तो अब तो 125 बेसिस पॉइंट्स ही कम किए हैं, तो जास्ती कम होगा तब हम देखेंगे। जी, और दूसरी तरफ कोटक साहब, MSF में गिरावट के बाद आपके कॉस्ट ऑफ फंड क्या लगता है, कम हुआ है यहाँ पर? हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स जुलाई 15 से बहुत बढ़ गई। पहले उसमें थोड़ा रिलीफ मिला, MSF कम हुआ तो 300 बेसिस पॉइंट्स में से 125 बेसिस पॉइंट्स का रिलीफ मिला है। अभी भी 250 बेसिस पॉइंट्स जुलाई 15 से हायर है। बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करते हुए NPAs बैंकिंग सेक्टर के लिए चिंता बनी हुई है। कितनी बड़ी चुनौती है ये? हमारे हिसाब से NPA बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारी बैंक दूसरी सब बैंक से कंजर्वेटिव रही है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर और डायमंड सेक्टर में बहुत कम लोन्स दिए हैं। इसलिए हमारी बैंक की सिचुएशन रेस्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर की कंपैरिजन में बहुत ही स्टेबल है। जी कोटक साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
और यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंडियन एयरफोर्स ने आखिरी सरकारी कंपनी HAL से क्यों नहीं बुलाई, इस आरोप के बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। 2014 में ऐसी सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी जो इस देश को बदल डालेगी। और क्या राहुल अब कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए पूरी डिटेल आगे। NSCL मामले में EOW पूर्व वाइस प्रेसिडेंट अमित मुखर्जी को गिरफ्तार किया। NSCL संकट की आंच से MCX स्टॉक एक्सचेंज को बचाने के लिए सेबी भी एक्शन में आया। जिग्नेश शाह और थॉमस मैसी ने एक्सचेंज से दिया इस्तीफा। सोने चांदी की इंपोर्ट पर सख्ती का असर देखा। 30 महीने में सबसे कम हुआ व्यापार घाटा, एक्सपोर्ट में 11% की बढ़ोतरी। 6 साल बाद अलग हो गए भारती और वॉलमार्ट, दोनों को अब नए पार्टनर की तलाश। भारती चलाती रहेगी इजी डे स्टोर्स। व्यापार घाटे में भारी कमी से उछला शेयर बाजार, सेंसेक्स 265 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 6000 के पार आया। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने भी सस्ते किए कंज्यूमर लोन। त्योहारों के लिए ऑटो लोन पर केवल 10.5% का ब्याज। आसियान के लिए भारत एक अलग राजदूत करेगा नियुक्त। कल से शुरू होने वाले समिट में आसियान देशों में से व्यापार और निवेश बढ़ाने पर रहेगा जोर। सैमसंग ने लॉन्च किया अनोखा फोन, पहली बार दुनिया ने देखा कर्व स्क्रीन वाला हैंडसेट। त्योहारों पर खरीदारी को जोश भुनाने में जुटे हैं ऑनलाइन रिटेलर्स, जमकर दे रहे हैं ऑफर और छूट। कल से आसियान देशों का सम्मेलन ब्रुनेई में शुरू हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। इस सम्मेलन में भारत आसियान देशों से अपने व्यापारिक रिश्ते और मजबूत करने पर बातचीत करेगा। CNBC आवाज के संपादक संजय पुगलिया भी प्रधानमंत्री के साथ इस सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हैं। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रुनेई से फोन लाइन पर। संजय जी, ब्रुनेई में क्या हो रहा है, सम्मेलन कब शुरू होने जा रहा है? तमन्ना, ब्रुनेई आकर के जो पहली चीज आपको नजर आती है वो ये है कि ये 5 लाख से कम आबादी वाला छोटा सा देश है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में अमेरिका के आगे यानी $50,000 से ज्यादा की इनकम है और सिंगापुर से थोड़ा सा कम है। और इस 5 लाख की आबादी के शहर में जहां ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, जहां ये सारे आयोजन हो रहे हैं, इस प्रकार का एक साधारण सा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जिस स्केल और साइज का है, ऐसा हमारे हिंदुस्तान में, हमारे दिल्ली में ऐसी कोई इमारत नहीं है जहां भारत जैसा बड़ा देश कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अपने किसी प्रॉपर्टी पे कर सकता हो। ये देख करके तकलीफ होती है। जी संजय जी, कल से सम्मेलन शुरू होगा, एक्शन पैक डे है, क्या खास होने वाला है, क्या है एजेंडा पर? भारत की प्रायोरिटी के पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे करारों पर दस्तखत होंगे, लेकिन जो फोकस है, जो पॉलिटिकली हॉट इशू है, वो है साउथ चाइना सी पर चाइना का क्लेम और दूसरे देशों का अपना क्लेम। इसको झगड़ा इतना ज्यादा था इसको लेकर के कि पिछले साल तो आसियान में कोई बात ही नहीं हो पाई और एक साझा बयान भी वो जारी नहीं कर पाए, लेकिन अब चीन ने कहा है हम लोग एक कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेंगे, आपस में बात कर लेंगे। भारत यहाँ ये कहता है और यही बात अमेरिका भी कहता है, इसको मल्टीलैटरल फोरम पर इस विवाद को सुलझाया जाए, क्योंकि वियतनाम हो या म्यांमार हो या फिलीपींस हो, इन सब के अपने अपने दावे हैं और ये मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट के लिए और सैन्य मामलों के कारण बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। आपको याद होगा जब ONGC विदेश यहाँ वियतनाम के साथ अपने तेल की खुदाई कर रहा था, वियतनाम वाले हमारे लिए कर रहे थे, तो वहां पर एक विवाद खड़ा हो गया था। तो भारत का भी बहुत बड़ा स्टेक यहाँ है। तो चीन का जो एक उभरता हुआ स्वरूप है, उसको काउंटर करने के लिए जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो या भारत, इन सब का एक कॉमन इंटरेस्ट है कि एशियान का ये जो हॉट स्पॉट है, इसमें अपनी दावेदारियां, अपने व्यापारी, कारोबारी और फौजी रिश्तों को कैसे बढ़ाएं, यही सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। भारत ने इसमें एक नई चीज ये की है कि ये कहने जा रहे हैं कल कि हम आसियान में अब एक
एम्बेसडर रखेंगे जो जकार्ता के हेडक्वार्टर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ताकि हम इन संबंधों को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा सकें। और जो FTA साइन होना है सारे आसियान देशों के साथ, वो 2015 से जब लागू हो तो उसका एक बैकग्राउंड बना हुआ हो। जो मुझे सबसे इसमें दिलचस्प बात लगती है, जो पुराना प्रोजेक्ट है, रुका हुआ है, जो सड़क से जोड़ना है भारत को थाईलैंड और म्यांमार को, उसमें अब भारत ये चाहता है कि इसको दरअसल कंबोडिया और वियतनाम तक ले जाया जाए। तो मुझे लगता है कि पूरे एशिया में जो एक बड़ा गेम चेंजर होगा, जिसमें भारत की बड़ी भूमिका, भारत का बड़ा फायदा होगा, वो ये होगा ये वाला हाईवे। जी शुक्रिया संजय पुगलिया यहाँ ब्रुनाई से रिपोर्ट देते हुए आसियान समिट पर। और चुनाव से पहले राहुल गांधी कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं। रामपुर की एक रैली में उन्होंने कहा कि 2014 की सरकार नौजवानों की होगी। इतना ही नहीं, राहुल ने मनमोहन सरकार के 10 साल के शासन से खुद को अलग करने की भी कोशिश की। दागी अध्यादेश पर अपने बयान को भी उन्होंने बचाव किया और कहा कि सही बात बोलने का कोई वक्त नहीं होता। 2014 में फिर से गरीबों की सरकार बनेगी, आम आदमी की सरकार बनेगी। आप देखना 2014 में ऐसी सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी, जो इस देश को बदल डालेगी। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना पर विरोध प्रदर्शन जारी है। बिजली कर्मियों की हड़ताल से 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई ट्रेन देर से चल रही हैं। वहीं 50 लाख घरों में आज बिजली नहीं आई। और तो और हॉस्पिटल में बैकअप पावर से और एयरपोर्ट पर जनरेटर से काम चलाया जा रहा है। जरूरी चीजों के दाम भी बेतहाशा बढ़ गए हैं। चंद्रबाबू नायडू और YSR कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी का अनशन भी जारी है। इस बीच दिग्विजय सिंह ने साफ कहा है कि फैसला सबकी रजामंदी के बाद हुआ था, इसलिए दोबारा विचार नहीं हो सकता है। बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा बैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है और पूर्व आर्मी चीफ जनरल VK सिंह को विवादित बयान पर समन मिला है। देखिए ऐसी बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट में। भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने $3 अरब के विमान खरीद के सौदे पर ऐतराज जताते हुए रक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। पटेल के मुताबिक इस सौदे के टेंडर प्रक्रिया में पब्लिक सेक्टर की कंपनी HAL को बाहर रखा गया, जबकि HAL में इस सौदे को पूरा करने की क्षमता थी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो मामले की जांच करेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल VK सिंह के विवादित बयान पर समन भेजा है। सदन ने उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिस पर स्पीकर मुबारक गुल ने VK सिंह को समन भेज दिया है। विवादित बयान में पूर्व सेनाध्यक्ष ने कहा था कि घाटी में शांति कायम करने के लिए सेना राज्य के मंत्रियों को पैसे देती है। आसाराम बापू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यौन शोषण के आरोपी आसाराम को अब गुजरात पुलिस भी हिरासत में लेना चाहती है। आसाराम पहले से जोधपुर जेल में बंद हैं। गुजरात में आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर 2 बहनों ने यौन शोषण का केस दर्ज कराया है। यूपी के गोरखपुर में दिमागी बुखार यानी इंसेफेलाइटिस से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 6 महीनों में दिमागी बुखार से मरने वालों की संख्या 365 से ज्यादा हो चुकी है। इस बीमारी पर काबू पाने के लिए अस्पताल के डॉक्टर 13 से 16 घंटे तक काम कर रहे हैं। बिहार के जहानाबाद में 1997 में हुए लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के सभी 26 आरोपियों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। इस नरसंहार में 58 दलितों की हत्या हुई थी, जिसमें निचली अदालत से 16 को फांसी हुई थी। बोधगया के महाबोधि मंदिर में थाईलैंड के एक भक्त ने 250 किलो सोना भेंट किया है। मंदिर के केयरटेकर के मुताबिक इसके बाद पूरे परिसर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन एसोसिएशन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। एसोसिएशन ने ज्वाला गुट्टा के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेलने पर रोक लगा दी है। मामले पर कोर्ट में कल सुनवाई होगी। इंडियन बैडमिंटन लीग में विवाद के बाद अनुशासन समिति ने ज्वाला गुट्टा पर आजीवन प्रतिबंध की सिफारिश की थी। और भारती में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की सोच रही है सिंगापुर की कंपनी सिंगटेल। और निसान ने अपनी नई SUV टिरानो की कीमत बताई। कितनी हुई बुकिंग बताएंगे आपको थोड़ी ही देर में। नए
ऑनलाइन बैंकिंग लाइसेंस में एनबीएफसी को प्राथमिकता मिल सकती है। रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर केसी चक्रवर्ती के मुताबिक सरकार एनबीएफसी को लाइसेंस देने में प्राथमिकता दे सकती है क्योंकि उनके पास पहले से ही ग्राहक है। केसी चक्रवर्ती के मुताबिक देश की कम ग्रोथ से आरबीआई को चिंता है। फेस्टिवल सीजन में पहले बैंकों की 0% स्कीम पर प्रतिबंध लगाने पर सफाई देते हुए डेप्यूटी गवर्नर ने कहा कि इस सीजन के दौरान ही सबसे ज्यादा मिस सेलिंग होती है। Timing is perfectly timed because during the festival season, the mis-selling is at the peak. So wrong things should not happen when there is more and more number of people are coming. That should be our concern. So timing, I think, perfect. And we have not seen the people not to do business. Whatever we are doing, you convey to the customer and do the business. देश के लोगों को पहचान देने वाले आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक किसी भी सरकारी सेवा के लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं किया जाएगा। यूआईडीएआई के चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने आज कहा कि उन्हें भी इस मुद्दे पर कोर्ट के फैसले का इंतजार है। Right now the matter is sub judice and the Supreme Court is having its final hearing on the 22nd. So let's wait for that. There is always accountability with the data. I mean, the UIDAI has the highest standards of security, privacy, encryption, and will continue to do that. सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी में है। सूत्रों से पता चला है कि हिस्सेदारी बढ़ाने पर इनके बीच बात चल रही है। भारती एयरटेल में फिलहाल सिंगटेल की 36% से थोड़ी ज्यादा हिस्सेदारी है, जिसे वो बढ़ाकर करीब 40% करना चाहती है। हिस्सेदारी बेचकर जुटाए पैसों से भारती एयरटेल नए स्पेक्ट्रम खरीदेगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले साल जनवरी में होने वाली है। कारों की बिक्री की रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी का बाजार फुल स्पीड में दौड़ रहा है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि निसान टेरेनो की एक महीने में 6000 यूनिट की बुकिंग हो चुकी है, जबकि कंपनी ने टेरेनो की कीमत का खुलासा आज किया है। इसकी कीमत शुरू होती है 9.5 लाख रुपए से और टॉप वेरिएंट की कीमत है 12.5 लाख रुपए। टेरेनो को डस्टर के प्लेटफॉर्म पर ही डिज़ाइन किया गया है, लेकिन नए लुक में, इसलिए डस्टर की तरह इसमें भी 3 इंजन ऑप्शन है, एक पेट्रोल और 2 डीजल वेरिएंट। टेरेनो का मुकाबला रेनो की डस्टर से तो है ही, साथ ही ये फोर्ड की इको स्पोर्ट्स, टाटा की सफारी और स्कॉर्पियो को भी टक्कर देगी। सैमसंग ने लॉन्च किया अनोखा फोन। इसके साइड में भी है स्क्रीन, इसके बारे में देखिए इस ब्रेक के बाद। नैनो अब बन गई है डिजाइनर कार। नैनो का ये डिजाइनर अवतार खास तौर पर तैयार किया गया है युवाओं के लिए। टाटा ने आज अपने नए कैंपेन के तहत नई नैनो को बाजार में उतारा है। नई नैनो में आपको ब्लूटूथ के साथ खास म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। रिमोट कंट्रोल से सेंट्रल लॉकिंग जैसी नई फीचर्स भी डाली गई हैं इसमें। डिजाइनर मसाबा गुप्ता ने टाटा नैनो का नया लुक तैयार किया है। हमेशा ये उम्मीद होती है कि जो सही मौका होता है वो फेस्टिव सीजन के साथ ही शुरू होता है, तो इसलिए हमने ये कैंपेन फेस्टिव सीजन में लॉन्च किया है और उम्मीद रखते हैं कि इस लॉन्च के साथ नैनो की सेल और बढ़ेगी। पिछले 3 महीने में नैनो की सेल स्टेडीली ऊपर जा रही है और आशा रखते हैं कि इस कैंपेन के साथ और जो नए टारगेट ऑडियंस को हम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज तक हमारे फोल्ड में नहीं आ रहे थे, उससे हमें इंक्रीमेंटल वॉल्यूम भी मिलेगा। नंबर 1 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग ने आज दुनिया का पहला कर्व डिस्प्ले वाला मोबाइल फोन लॉन्च किया है। क्या है खास गैलेक्सी राउंड में बता रहे हैं हमारे टेक गुरु अंकित मंगुलेकर। अगर आपका नाम सैमसंग मोबाइल फोन्स है और आप दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, तो फिर आप क्या इनोवेट करेंगे? खास करके तब जब ऑलमोस्ट हर स्क्रीन साइज का या तो आपका स्मार्टफोन है या टैबलेट पीसी है, 3 इंच से लेकर 10 इंच तक। तो फिर भैया आप निकालेंगे एक ऐसा फोन जिसका डिस्प्ले कर्व्ड है। जी हाँ, दुनिया का फर्स्ट एवर कर्व डिस्प्ले वाला फोन सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है। इट्स कॉल्ड द सैमसंग राउंड। राउंड तो नहीं भैया, कर्व नाम बिल्कुल सही होता है, लेकिन इस फोन का स्टार है
5.7 इंच का, लगभग 6 इंच का कर्व्ड AMOLED फुल हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिखने में एकदम अनोखा है। नथिंग लाइक यू सीन एनीथिंग अब तक। और स्पेसिफिकेशंस के मामले में जो हाल ही में Galaxy Note 3 लॉन्च हुआ है बिल्कुल वैसा है। Qualcomm का Snapdragon 800 क्वाड को प्रोसेसर है, 2.3 गीगाहर्ट्ज स्पीड पे चलने वाला, 3GB रैम, 32GB मेमोरी, एक्सपैंडेबल स्टोरेज के साथ टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन है। लेकिन अगर आपको इसे खरीदने का मन कर रहा है तो सिर्फ $1000 तैयार रखिएगा और साउथ कोरिया का टिकट निकाल लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साउथ कोरिया में ये कल लॉन्च होने जा रहा है। दुनिया का फर्स्ट एवर कर्व डिस्प्ले वाला फोन सैमसंग राउंड। यूजर इंटरफेस में एक दो नई चीजें दिखने मिलेंगी, क्योंकि कर्व होने की वजह से ये टेबल पे या कहीं भी फ्लैट नहीं बैठेगा। तो रोल ओवर इफेक्ट नाम का एक इफेक्ट है, जहां पर अगर आपको नोटिफिकेशन देखने हैं, किसका कॉल आया, किसका मैसेज आया या बैटरी परसेंटेज, तो उसको बस रोल ऐसे करते हैं जैसे आप देख रहे हैं और आपको स्क्रीन जिंदा होते हुए दिखाई देगी एंड इट विल शो यू नोटिफिकेशंस। एक्चुअल कंज्यूमर्स को इससे क्या सही फायदा होगा ये तो राम जाने या सैमसंग ही जाने, बट काफी इंटरेस्टिंग है। और आने वाले दिनों में, महीनों में हम LG से भी एक कर्व फ्लेक्सिबल डिस्प्ले वाला फोन देख सकते हैं। ये था अंकित का टेक। विपिन, इनोवेशन तो बढ़िया बात है, लेकिन सिर्फ कुछ नया करने के लिए आप चेंज करो उसका शायद ज्यादा मायने नहीं है। बिल्कुल सही है कि हर इनोवेशन से जरूरी नहीं कि आपको अच्छा ही लगे या आपको मजा आए। बहरहाल इतना जरूर बता दें दर्शकों को कि सैमसंग की बात अलग है, लेकिन जो आईफोन के दीवाने हैं तो उनके लिए 5SC और 5S भारत में नवंबर में लॉन्च होने जा रहा है, जो उसका इंतजार कर रहे हैं। वैसे अगर आप नवंबर के महीने में या त्योहारों में शॉपिंग की सोच रहे हैं तो ये खबर भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि त्योहारों पर डिस्काउंट्स और ऑफर्स की भरमार को देखते हुए जमकर जो शॉपिंग करने वाले लोग हैं उन्हें ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट्स पर नजर जरूर डाल लेनी चाहिए। ये साइट्स खरीदारों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं और डिस्काउंट में तो रिटेल स्टोर से काफी आगे निकल चुकी हैं। जियोदानो की करीब 6000 की घड़ी सिर्फ 1299 रुपए में, क्रॉकरी सेट 399 रुपए में, कैटवॉक की सैंडल्स पर 33 से 40% तक की छूट। eBay इस फेस्टिव सीजन हैप्पी गो क्रेजी दिवाली सेल में आपको 1 ग्राम सोने का सिक्का 3073 रुपए में दे रहा है। तो jabong.com 1999 की खरीद पर 30% एडिशनल ऑफ का ऑफर दे रहा है। और इस बार हमेशा की तरह गैजेट्स पर नहीं, एथनिक ड्रेसेस और जूतों पर भी खूब ऑफर हैं। इस बार भी टैबलेट्स काफ़ी अच्छा करेगा। होम डेकोर दिवाली का सीज़न होता है, सो दिवाली में होम डेकोर में ज़रूर सेल होगी। होम डेकोर, होम अप्लायंसेस, दिस आर द टिपिकल कैटेगरीज दैट्स इट। हम लोग पता है कि कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी इस टाइम पे बिकती हैं, या कुछ पर्टिकुलर तरह की चीज़ें बिकती हैं, जैसे एथनिक वेयर, विंटर वेयर, ज्वेलरी एटसेट्रा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को प्रमोट करने वाले हैं अपनी वेबसाइट पे। सिर्फ डील्स और डिस्काउंट्स ही नहीं, बढ़ती महंगाई में खरीदारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ने कई बैंकों, टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल कंपनियों से टाई अप किया है। कोशिश ये है कि हम सब मिलके एक बड़ी स्कीम, एक बड़ा ऑफर कंज्यूमर्स के लिए लेके आए। जैसे जबोंग पे कुछ खरीदो और तुम्हें उस बैंक की तरफ से कुछ कैशबैक मिलेगा या कुछ डिस्काउंट मिलेगा, या फिर आप एक कुछ गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदिए, आपको जबोंग के वाउचर्स मिलेंगे, या आप एक टेलीकॉम एक फ़ोन खरीदे या रिचार्ज कराइए, आपको जबोंग का कुछ मिलेगा। ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड देश में बढ़ता जा रहा है और फेस्टिव सीजन इसे पुश करने का अच्छा मौका है। कंपनियों को इस सीजन में पिछले साल की 10 से 15% की ग्रोथ के मुकाबले 50 से 55% की ग्रोथ की उम्मीद है। IAMI, which is the Internet and Mobile Association of India, estimates they are estimating about a 55% growth in sales. So it's fair to expect that will happen. इनसाइट्स के मुताबिक बढ़ती महंगाई का इन पर कोई असर नहीं पड़ता। लोग ऑनलाइन शॉपिंग डील्स और डिस्काउंट्स के फिराक में ही करते हैं और यही ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की USP है। खुशबू शाह, मुंबई। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना है। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।